स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को आप देखें तो 8790 8789 के करीब कर रहा है निफ्टी कामकाज, यानी कि दिन के निचले स्तरों के करीब अब निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर अब नजर आ रहा है। आप निफ्टी बैंक को देखिए, फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त जहां पर है वो ऑटो रियल्टी इंडेक्स में अभी भी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही आईटी में अगर आप देखेंगे हल्की बढ़त है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस में भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव रुझान के साथ कामकाज हो रहा है। प्रेशर अभी भी एफएमसीजी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। कुछ और सेक्टर्स या शेयर्स जहां पर अच्छे एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, जान लेते हैं संदीप से, मौजूद है न्यूज रूम से हमारे साथ बताने के लिए कि कहां पर आज बाजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले वर्धमान टेक्सटाइल, इस कंपनी की 24 सितंबर को बोर्ड बैठक है। बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करेगा। उन खबरों के बीच में देखिए इस काउंटर में आज अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ देर पहले खबर है श्रीराम ईपीसी को लेकर इस कंपनी को 74 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा है। इस ऑर्डर विन के बाद इस काउंटर में भी काफ़ी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। टीम लीज, इस कंपनी को लेकर अधिग्रहण की खबरें आई हैं। नीश प्रो टेक नाम की कंपनी जिस पर हिस्सा खरीदा है 29 करोड़ रुपए की रकम में, उसका इंपैक्ट इस शेयर में आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। मॉन्सेंटो का शेयर आज ट्रेड में फोकस है। इनफैक्ट उसके साथ साथ बैंक और क्रॉप साइंसेज, इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल मॉन्सेंटो का जो अधिग्रहण हुआ है पेरेंट कंपनी बेयर की ओर से, दरअसल उसके बाद मॉन्सेंटो इंडिया के लिए भी 26% हिस्सेदारी के लिए बेयर ने ओपन ऑफर लॉन्च किया है। 2481.6 रुपीज़ प्रति शेयर का ये ओपन ऑफर है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 4% प्रीमियम पे है। उसका फायदा देखिए इस काउंटर में देखने को मिला है। करीब 3% के आसपास गेंस अब भी देखने को मिल रहे हैं। एसएल प्रोपैक जर्मन जेवी जो है उसका उस जेवी में इस कंपनी ने जो बाकी बचा हिस्सा है उसे भी एक्वायर किया है। और इन खबरों के बाद देखिए शेयर ने ऑल टाइम हाई को भी टच किया है। एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे एसएल समूह की कंपनी जिसके माध्यम से आपके चैनल देख रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो आज रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। कैबिनेट से जिस तरह से रेल और आम बजट को जोड़ने की और मर्जर करने की बात आई है, उसके बाद रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस हैं। स्टोन इंडिया, टीटागढ़, कर्नेक्स माइक्रो, ए टू जेड इंफ्रा, कालिंदी रेल, केसी इंटरनेशनल, इनमें अच्छी खासी मजबूती आज देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों में डिफेंसिव एज अ पैक में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। शेरन बायो आप देखिए 2 दिन से लगातार 20% के अपर सर्किट पे है। विमेड लैब्स, एसएमएस फार्मा, जुबिलेंट लाइफ, मार्क्सन्स फार्मा, काफ़ी लंबी लिस्ट है जहाँ पे आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। रानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर से एक्शन देखने को मिला है। चारों ही ग्रुप स्टॉक में अगर आप देखें तो 4 से 8% तक के जो गेंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। डेयरी एज अ सेक्टर में आज काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप क्वालिटी की बात कीजिए, प्रभात डेयरी, उमंग डेयरीज, प्राग मिल्क, मॉडर्न डेयरीज, वाडीलाल, इन सभी काउंटर्स में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। टेक्सटाइल शेयर पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं और आज फिर से देखिए इनकी जो मजबूती है वो जारी है। इसमें आप रेमंड की बात कीजिए, आलोक की बात कीजिए, सुमित इंडस्ट्रीज, आरवी डेनिम्स, गार्डन सिल्क, केजी डेनिम, यहाँ पे भी लिस्ट लंबी है जहाँ पे अच्छे खासे गेंस आज देखने को मिल रहे हैं। आखिर में कुछ मिड कैप साइड के आइडियाज़ जहाँ पे एक्सेप्शनली अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें ग्लोबल वेक्ट्रा, ओरिएंट बेल सेरामिक्स, 2 ऐसे काउंटर है जो कि 20% के अपर सर्किट पे लॉक हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, एरीज एग्रो, आरपीपी इंफ्रा, इंसेक्टिसाइड इंडिया, ये कुछ और नाम हैं जिनमें आज देखिए 10% से ज़्यादा के गेंस अब भी देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बताने के लिए कि कौन कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। रेलवे बजट का सफर अब खत्म हो गया है। जी हां, मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए रेल बजट को आम बजट में विलय की मंजूरी दे दी है। इस तरह से रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा अब खत्म हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विलय से रेल बजट और रेलवे की ऑटोनॉमी पर कोई असर खास नहीं पड़ेगा। कि अब वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है, और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है, और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget.
जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे एफएम जेटली को, जिनका कहना है कि अब 2017 से देखा जाए तो एक ही बजट पेश होगा जिसमें रेल बजट और यूनियन बजट एक होंगे और फरवरी 2017 से ये प्रक्रिया लागू होते हुए नजर आएगी। ऐसे में हमने जानने की कुछ कोशिश की। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस पूरी ही प्रतिक्रिया पर, इस पूरे ही मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आम बजट में अब जो रेल बजट पर सरकार की मोहर लग गई है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव कदम ही है और ये भी अंग्रेजों के समय की देन है जिसको बदलने में हमें 70 साल लग गए, लेकिन ये बदलाव अच्छाई के लिए होगा और इससे मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को आगे काम करने में और आसानी होगी। एब्सोल्युटली सर, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार के इस फैसले से रेलवेज पर कितना असर पड़ेगा? मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें बहुत एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जाता है और उनका अलग बजट नहीं होता है। तो कैसे अकाउंटेबिलिटी होती है, खास करके संसद के प्रति, क्योंकि संसद की जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो उनके बजट को देखती हैं, उसको एग्जामिन करती हैं और समय समय पर उनके ऊपर दोनों सदनों में चर्चा भी होती है उनके बजट के ऊपर या उनके कार्यकलाप के ऊपर। तो इस प्रकार अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा संसद के प्रति और देश की जनता के प्रति। जी सर, साथ ही ये बताइए कि दोनों बजट के मर्ज होने से क्या रेलवेज की आइडेंटिटी पर कुछ सवाल खड़े होंगे? क्या वित्त मंत्रालय को मौजूदा स्थिति में रेलवेज की ऑटोनॉमी देनी होगी? मुझे लगता है कि तुरंत रेलवे मिनिस्ट्री की जो सारी ऑटोनॉमी थी उसको वापस कर देना संभव नहीं होगा, इसलिए वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय को साथ बैठ के तय करना पड़ेगा कि मर्जर के बाद भी क्या ऑटोनॉमी रेलवे मिनिस्ट्री एंजॉय करेगी। और मुझे लगता है कि रेलवे मिनिस्ट्री को और दूसरे ऐसे विभागों को भी काफी सारी ऑटोनॉमी देनी चाहिए ताकि वो अपने बजट के दायरे में अपना काम कर सकें और हर छोटे इसके लिए उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दौड़ना पड़े। जी, साथ ही मिस्टर सिन्हा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं प्लान और अनप्लान एक्सपेंडिचर को भी बजट से अलग किया जा रहा है और खासतौर पर दोनों के बीच का जो डिस्टिंक्शन है उसे भी हटाया जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई और प्लान भी खत्म हो गया तो फिर प्लान नॉन प्लान का अलग अलग दिखाने का कोई मतलब नहीं था। तो वो तो एक कॉन्सिक्वेंशियल मैं मानूंगा कि सुधार हुआ जो होना ही चाहिए था। और अब केवल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट में रिफ्लेक्ट होगा, प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अलग अलग रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्लान ही नहीं है। तो प्लान एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? देश को जो देना है, जो पहले प्लानिंग कमीशन के थ्रू दिया जाता था वो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू दिया जाएगा। वो दिखा देंगे उसको कि कितना दे रहे हैं कैपिटल हेड में, कितना दे रहे हैं रेवेन्यू हेड में। लेकिन उसके अलावा मिनिस्ट्रीज का जो बजट आएगा वो आप देखेंगे कि केवल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टर्म्स में आ रहा है, प्लान और नॉन प्लान के टर्म्स में नहीं आएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिन्हा हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस नई जो कदम उठाया है मोदी सरकार ने विलय का, मर्ज करने का दोनों ही बजट और रेल बजट पर, इस पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया देने के लिए। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि MCX की एक्सचेंज को जो मंजूरियां मिली हैं सेबी से, उसके बारे में CBI की छापेमारी हुई थी और कल जिग्नेश शाह को भी इसी पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। अब सेबी के कर्मचारियों के संगठन ने सेबी के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है और ये माना है कि CBI की छापेमारी से कहीं ना कहीं सेबी का कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्या है ये पूरी खबर, समझ लेते हैं तरुण से। बताइए तरुण।
बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो कल सीबीआई के जो छापे 3 सेबी ऑफिसर्स के यहाँ पे भी पड़े थे, जिसमें से एक लेडी हैं जो ब्लाइंड हैं, उनके घर पे भी सीबीआई की छापेमारी हुई थी। तो जो सेबी का जो एसोसिएशन है, उन्होंने कल चेयरमैन को लेटर लिख के साफ तौर से कहा है कि जो डिसीज़न है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं वो केवल जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात मानते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है। तो लिहाजा जो सीबीआई की जो छापेमारी हो रही है उसको एक मैकेनिज़्म तैयार करना चाहिए कि जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ हैं वो ऑफिसर्स पे सीधे तौर पे इन्वेस्टिगेशन ना कर सकें। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिसंबर के अंदर भी जो सेबी के एसोसिएशन उन्होंने चेयरमैन को लेटर लिख के साफ तौर से कहा था कि 70 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पे एक्सटर्नल एजेंसीज़ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई से जो मोरल है जो सेबी ऑफिसर्स का वो काफ़ी डाउन हो रहा है, और वो उनका ये मानना है कि यदि इस तरीके की यदि कार्रवाई आगे होती रही तो बड़े डिसीजन लेने में काफ़ी मुश्किल आएगी। क्योंकि जिस तरीके का M6 ससेक्स का मामला है, 2008 के अंदर ये मामला सामने आया था, उस समय करेंसी से स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी दी गई थी, और आज 8 साल बाद इस पूरे मामले पे सीबीआई की छापेमारी हो रही है। तो इन सभी को देखते हुए जो मोरल जो सेबी ऑफिशियल्स का है वो काफ़ी डाउन है। इस वजह से उन्होंने कल सेबी चेयरमैन को ये एक चिट्ठी लिखी है। राइट तरुण, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा? क्या कहीं ना कहीं सेबी के जो कर्मचारी हैं वो ये मान रहे हैं कि एटलीस्ट जूनियर स्तर पर इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि वो सिर्फ ऊपरी ऑफिसर्स के ही ऑर्डर्स मानते हैं, और खासतौर पर ये जो अंतराल आपने बताया कि 8 साल बाद ये कार्रवाई हो रही है, इसकी वजह से भी उनको काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, मैं पहले थोड़ा सा M6 ससेक्स के केस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि 2012 के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का लाइसेंस मिला, 2014 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट की गई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सीबीआई ने उस समय के जो चेयरमैन थे सीबी भावे और होल टाइम मेंबर जो थे KM अब्राहम, उन दोनों का नाम इस FIR में रखा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में रखा था। लेकिन जब FIR में कन्वर्ट किया गया तो केवल 3 करंट एम्प्लॉयज़ और एक एक्स ED का नाम इसमें रखा गया, और जो चेयरमैन और होल टाइम मेंबर का नाम इसमें से निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो सेबी ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि जब डिसीजन जो चेयरमैन और सेबी बोर्ड ने लिया था तो इसका जिम्मेदारी जो है वो जूनियर ऑफिसर्स पे क्यों रखी जा रही है। इसी के चलते ये जो लेटर है ये चेयरमैन जो हाल के जो चेयरमैन है UK सिन्हा उनको दिया गया है। जी तरुण, बहुत संक्षेप में रखिएगा और ये बताइए कि सेबी के पास अपने कर्मचारियों की सेफगार्ड करने के लिए क्या कुछ और भी विकल्प है? बिल्कुल, यदि हम 3 बड़े रेगुलेटर्स की बात करें, RBI, सेबी और IRDA, केवल सेबी के ऑफिसर्स पे सीधे तौर पे कार्रवाई होती है। क्योंकि हमने NSL के मामले में देखा कि RBI को लेटर दिया गया था, लेकिन RBI ने साफ तौर से अपने रिप्लाई में कह दिया था कि सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनके ऑफिसर से बातचीत नहीं कर सकती या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। लेकिन सेबी ऑफिशियल्स पे इस तरीके की कार्रवाई जो है वो एक तरीके का रोष जो है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर पैदा कर रही है, और जिससे उनका जो मोरल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस पूरे ही अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं सेबी के कर्मचारियों ने सेबी के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है और ये मांगा है कि अगर सीबीआई की इसी तरीके से कार्रवाई चलती रही तो उनका मोराल काफी डाउन होता हुआ नजर आएगा।